हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं सरकारी पत्र एवं अर्ध सरकारी पत्र में अंतर। हाल ही में उत्तराखंड ने लोअर पीसीएस के मेन सिलेबस में जीएस का पेपर 1 और जीएस के पेपर 2 के शब्दों को बदल दिया है कि कितने शब्दों में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर। अगर हमें इसकी विशेषता, सरकारी पत्र का उपयोग हम किस किस के लिए करते हैं और अर्ध सरकारी पत्र का किस में प्रयोग होता है, इनकी भाषा शैली कैसी होती है, तभी हम इनके अंतर को लिख पाएंगे। सरकारी पत्र पॉइंट 1 है कि वे पत्र जो सरकारी कार्यों में संपादन हेतु एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को प्रेषित किए जाते हैं, सरकारी पत्र कहलाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र के पॉइंट 1 की बात करें तो वे पत्र जो सरकारी कार्यों के संपादन हेतु एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को प्रेषित किए जाते हैं, अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। पॉइंट 2, सरकारी पत्र का उपयोग वित्तीय स्वीकृतियों हेतु किया जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र का उपयोग शासकीय कार्यों में गति लाने हेतु किया जाता है। पॉइंट 3 है कि इनका उपयोग शासकीय सूचनाओं, आदेशों आदि को प्रेषित करने हेतु किया जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र का उपयोग गोपनीय हेतु इन पत्रों का उपयोग किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का उपयोग गोपनीयता विषयों के लिए किया जाता है। पॉइंट 4 है कि ये पत्र पद से पद को लिखे जाते हैं, जबकि अर्ध सरकारी पत्र व्यक्ति से व्यक्ति को लिखे जाते हैं। पॉइंट 5 है कि सरकारी पत्र की भाषा और शैली औपचारिक होती है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र की भाषा और शैली अनौपचारिक होती है। पॉइंट 6 है कि सरकारी पत्र की राजभाषा या राज्य की वैकल्पिक भाषा। भारत के कुछ वैकल्पिक राज्यों की कुछ वैकल्पिक भाषा जैसे तेलुगु, तमिल, उड़िया, हर राज्य अपनी राजभाषा में भी सरकारी पत्र में को जारी करने की अनिवार्यता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में भी राजभाषा या राज्य की वैकल्पिक राजभाषा में लिखने की बाध्यता है। राज्य की कोई वैकल्पिक भाषा है तो उस भाषा में अर्ध सरकारी पत्र को नहीं लिखा जा सकता। पॉइंट 7 है कि सरकारी पत्र की शैली आदेशात्मक होती है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र की शैली आदेशात्मक न होकर मित्रवत होती है। पॉइंट 8 है कि इन पत्रों में अभिवादन हेतु महोदय एवं स्वनिर्देशन हेतु भवदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि अर्ध सरकारी पत्रों में अभिवादन हेतु प्रिय, महोदय, प्रिय श्री आदि तथा स्वनिर्देशनों हेतु भवनिष्ठ, आकस्मिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट 9 है कि सरकारी पत्र में विषय अवश्य लिखा जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में विषय नहीं लिखा जाता। पॉइंट 10 है कि सरकारी पत्रों का प्रारूप निश्चित होता है और भारत के अंदर स्थित सभी कार्यालयों में इनके लेखन में समानता पाई जाती है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता। कई बार अधिकारी अपने आमुख पर पत्र, लेटर हेड पर भी इनको लिखकर प्रेषित कर देते हैं। पॉइंट 11 है कि सरकारी पत्र में अनिवार्य रूप से सदैव एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ही प्रेषित किया जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र ये पत्र गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु आमंत्रित करने के लिए भी प्रेषित किए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति को आमंत्रण देकर किसी सरकारी कार्यक्रम में बुलाया जा सकता है। पॉइंट 12 है कि ये बिना लिफाफे वाला अथवा खुले लिफाफे में प्रेषित किया जाता है। सरकारी पत्र को लिफाफे में जारी नहीं किया जाता, जबकि अर्ध सरकारी पत्र बंद लिफाफे में प्रेषित किया जाता है। इसीलिए जब हम अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं तो उसमें लिफाफे का प्रारूप भी बनाते हैं, क्योंकि उन्हें बंद लिफाफे में प्रेषित किया जाता है। पॉइंट 13 है कि आवश्यक होने पर सरकारी पत्र में संलग्नक लगाए जाते हैं, जबकि अर्ध सरकारी में पूर्व प्रेषित पत्र के संदर्भ में होते हैं। अर्ध सरकारी पत्र
कोई पत्र पहले से ही प्रेषित किया गया उसके संदर्भ में ही जारी किए जाते हैं। इनमें संलग्नक नहीं लगाए जाते। क्वेश्चन पॉइंट 14 है कि आवश्यक होने पर इन पत्रों का पृष्ठांकन किया जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में व्यक्तिगत स्तरीय पत्र होने के कारण इनका पृष्ठांकन नहीं किया जाता। पॉइंट 15 है कि ये पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। सरकारी पत्र की जो शैली होती है अन्य पुरुष में होती है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष शैली में लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का एक क्वेश्चन है और उसका प्रारूप बनाया हुआ है। आप यहाँ महाविद्यालय को प्राचार्य द्वारा दूसरे महाविद्यालय के प्राचार्य को छात्रों की कम संख्या हेतु लिखा गया है, जिसमें चिंता व्यक्त की गई और सुझाव मांगा गया है। ये पत्र का प्रारूप था और ये लिफाफे का प्रारूप। और जब हम किसी पत्र का प्रारूप लिखते हैं तो उसमें बॉर्डर लाइन जरूर खींची जाती है और लिफाफे की भी बॉर्डर लाइन बनाई जाती है। आज हमने उत्तराखंड के सामाजिक जीवन पर और उत्तराखंड की जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में भौगोलिक वातावरण पर प्रश्न लिखा है और इसे 180 शब्द में लिखा है, क्योंकि उत्तराखंड में जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन होगा वो 180 शब्दों तक आएगा और पीसीएस में। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो जौनसारी, भोटिया, राजी, बोरा, थाकसू जनजातियां हैं। भोटिया जनजाति या अन्य जनजातियां अधिकतर ऊंचे पर्वतीय या सीमावर्ती क्षेत्र, जंगलों वाले क्षेत्र में पाई जाती है। राजी जनजाति जंगल वाले क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है। भोटिया पिथौरागढ़ के पर्वतीय ढालों पर अधिक पाई जाती है, पर्वतों की श्रेणियों में। इसी में दुर्गम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो तिरु ढाल, बर्फबारी, भूस्खलन व संकरी घाटियां जीवन को कठिन बनाती है। सामाजिक जीवन पर अगर हम बात करें इनके तो सामूहिकता, परस्पर सहयोग व परंपराओं पर आधारित होती है। इन जनजातियों की अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं और इनके आपसी सहयोग भी अलग अलग होते हैं। इनकी विवाह पद्धतियाँ भी अलग अलग है और इनकी अर्थव्यवस्था भी अलग अलग कार्यों पे है। पारंपरिक आर्थिक गतिविधियाँ पशुपालन, स्थानांतरित कृषि, वनोपज संग्रहण, ऊनी वस्त्र निर्माण में। भोटिया जनजाति की बात करें अगर हम इसमें तो भोटिया जनजाति व्यापारिक है और प्राचीन काल से ही व्यापार करती है चीन के साथ। राज जनजाति काष्ठ निर्माण करती है। परिवहन व संचार साधनों की कमी से शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित पहुंच है। इन जनजातियों में परिवहन और शिक्षा का स्तर कम देखा गया है और इनमें अगर शिक्षा में बात करें तो सबसे कम शिक्षित व्यक्ति होते हैं राजी जनजाति में। परंतु वर्तमान में अब ये जनजातियाँ शिक्षा और परिवहन संचार पर भी की ओर भी अग्रसर हो रही हैं। राजी जनजाति पूर्णतः जंगलों पर निर्भर थी, जिन्हें अब बसाया गया है। राजी जनजाति पहले जंगलों में ही निवास करती, परंतु अब इनका एक निवास क्षेत्र बनाया गया है जहाँ पर यह निवास करती हैं, ना कि जंगलों में। भोटिया जनजाति व्यापार पर निर्भर थी, जो अब चीन सीमा बंद होने पर से प्रभावित है। विपुल दर्रे के माध्यम से ये जनजाति थोड़ा चीन के साथ अपना व्यापार करती, जिसे बंद कर दिया गया था 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात, परंतु वर्तमान में इसे पुनः खोल दिया गया है। परंतु चीन के साथ अभी भी जो व्यापार का स्तर है वो कम रखा गया है। कठोर जलवायु ने आत्मनिर्भरता प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली विकसित की है। ये जनजातियाँ कठोर जलवायु के साथ और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में काफ़ी उपलब्धि हासिल है इन्हें। आधुनिकता, जलवायु परिवर्तन, पलायन ने पारंपरिक आजीविका को चुनौती दी है। सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें, स्वरोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन जनजातियों के स्तर को उच्च करने के लिए सरकार अनेक
अनेक योजनाएं चला रही हैं ताकि इन जनजातियों का भी विकास हो सके। इन प्रयासों से जनजातीय स्तर में सुधार भी हो रहा है। अगर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित यह प्रश्न उत्तराखंड के अपर पीसीएस के मेंस 2022 में आया था। इसमें हमें उत्तराखंड की और भारत की साक्षरता का पता होना चाहिए, यहाँ की स्मृति का, क्योंकि उत्तराखंड का मानव विकास प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत की तुलना में बताना है। इनकी राष्ट्रीय स्तर की और उत्तराखंड की साक्षरता की तुलना करनी है जीवन स्तर की। मानव विकास के 3 बिंदु थे: जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य। मानव विकास सूचकांक HDI मापता है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर यानी कि स्वास्थ्य। भारत का HDI 2021 में लगभग 0.663 भारत को मध्यम श्रेणी में रखा गया है पूरे विश्व की तुलना में। और अगर केवल भारत की बात करें तो भारत में उत्तराखंड को 2021 के अनुसार 0.710 से में रखा गया है। राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है उत्तराखंड ने इसमें। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो राज्य में जीवन प्रत्याशा अर्थात व्यक्ति का जीवन 70 वर्ष से अधिक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर का 64+ है। साक्षरता की बात करें उत्तराखंड की साक्षरता 78.8% है 2021 के अनुसार, जबकि भारत की साक्षरता 74% है। यहाँ भी उत्तराखंड का प्रदर्शन भारत की तुलना में अधिक बेहतर है। मृत्यु दर की बात करें तो 1000 पर 32 बच्चों की मृत्यु होती है और भारत की बात करें तो 1000 पर 36 बच्चों की शिशु मृत्यु होती है। शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं पहाड़ी क्षेत्रों में अब भी चुनौतियां बना हुआ है। उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में काफ़ी परिस्थितियों का सामना किया जाता है। सरकारी योजनाओं की बात करें तो स्वास्थ्य बीमा योजना स्वरोजगार ने विकास में प्रोत्साहन दिया है। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा होम स्टे परियोजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अंत में किसी भी प्रश्न का निष्कर्ष लिखा जाता है, उत्तराखंड का मानव विकास प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, परंतु क्षेत्रीय असमानता अभी मौजूद है। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।